हेलो वेलकम गाइस। तो हमने पैथोलॉजी का पूरा अपना जितना भी कोर्स वर्क था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यूज़ हम डायलिसिस से रिलेटेड देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में ये सीरीज़ हमारी रहने वाली है। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो रिलेटेड होंगे डायलिसिस से उनको डिस्कस करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज़। लेट्स गो। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस एमसीक्यू सीरीज़ का है, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के कौन से दो मेजर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकंड वन इज हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। थर्ड इज हीमोफिल्ट्रेशन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड डी ऑप्शन इज हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज CRRT। तो जल्दी जल्दी इसमें से जो राइट आंसर होगा उसको टिक करिए और इसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस मेनली दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ब्लड होता है, पेरिटोनियल में पेरिटोनियल कैविटी में हम फ्लूइड एक इन्फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए वहाँ रखते हैं जब तक वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है और उसके बाद उस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेते हैं। इसके थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हो जाता है। सिमिलरली हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है, डायलिसिस किया जाता है। डायलाइज़र के अंदर ब्लड जब कंटेक्ट में आता है डायलिसिट फ्लूइड के साथ तो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज़न होता है और फिर जो हमारा ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है एक हिसाब से। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि दो मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस कौन से हैं। तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस आर द टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डेवलपमेंट इन डायलिसिस हिस्ट्री केम फर्स्ट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट हिस्ट्री का पहले हुआ डायलिसिस के अंदर। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, डॉक्टर कॉल्स रोटेटिंग ड्रम डिवाइस। सेकंड इज बी शंट। सी इज डॉक्टर कॉल्स कोल्ड डायलाइजर। देन डी ऑप्शन इज आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो इनमें से कौन सा मतलब डेवलपमेंट पहले हुआ सबसे अंदर क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले डेवलपमेंट डॉक्टर कॉल्स का रोटेटिंग ड्रम डिवाइस का हुआ। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर कॉल का रोटेटिंग ड्रम डिवाइस सबसे पहले जो डिवाइस यूज़ हुआ था डायलिसिस के अंदर फॉर परफॉर्मिंग डायलिसिस इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप भी सॉल्व करने की ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज दैट यू हैव अ कंसाइंटेनियस मैनर। अब आप ये प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया डायलिसिस के अंदर। तो इनमें से कौन सा एक्शन आपका कंसेंटिव बिहेवियर या आपके अच्छे मैनर्स एज ए टेक्नीशियन शो करता है। रनिंग थ्रू द डायलिसिस क्लिनिक, गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम, टॉकिंग अबाउट पेशेंट इन फ्रंट ऑफ अदर पेशेंट्स, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। तो आप अगर यूनिट में इधर उधर दौड़ रहे हैं वो आपका अच्छा बिहेवियर दिखाता है। आप अपने काम पे टाइम पर हैं वो अच्छा बिहेवियर है। या फिर आप पेशेंट्स के फ्रंट में कोई और पेशेंट की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। या फिर जो आप पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर आप किसी केस में पेशेंट के सामने डिस्कस कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन बेसिक है, गेटिंग ऑन वर्क एट टाइम। टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम पे पहुंच रहे हैं अपने काम को तो वो आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाउंड्री दैट शुड बी केप्ट बिटवीन यू एंड योर पेशेंट। क्या एग्जाम्पल बेहतरीन होगा बाउंड्री अगर आप एक सेट करें अपने और आपके पेशेंट के अंदर। इट इज़ ओके टू आस्क पेशेंट फॉर अ डेट। यू मे टेक गिफ्ट्स मनी और टिप्स फ्रॉम पेशेंट्स। यू कैन बोरो मनी फ्रॉम पेशेंट्स। यू शुड नॉट इन्वाइट पेशेंट्स टू योर होम। तो इसमें नॉट है, बाकी सारी चीज़ें ये गलत हैं। यू शुड नॉट इन्वाइट द पेशेंट टू योर होम इज विल बी द आंसर। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और द स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट डज द वर्क इज। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होता है, ये 9th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। द आंसर विल बी नेफ्रॉन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ फॉर एडल्ट इन इंडिया इज़। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स का क्वेश्चन है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सबसे बड़ा रीज़न
क्या होता है, जनरली ऑल अराउंड वर्ल्ड सेम ही है, तो इसका आंसर होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ फॉलोड बाय हाइपरटेंशन। सेकंड मेजर जो रीज़न होता है वो हमेशा हाइपरटेंशन होता है, बट जो हाईएस्ट रीज़न है CKD डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा डायबिटीज़ रहता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी इंक्लूड। एंडोक्राइन फंक्शन किडनी का क्या इंक्लूड करता है? रेगुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन्स एंड मेकिंग थायराइड हार्मोन्स। क्या ये सही है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मेकिंग एरिथ्रोपोइटिन एंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। फिर सी ऑप्शन कह रहा है मेकिंग एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। डी ऑप्शन सेज रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड स्लीप रिदम्स। तो किडनी हमारी क्या करती है? किडनी हमारा एरिथ्रोपोइटिन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, तो मेकिंग एरिथ्रोपोइटिन एंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अनीमिया जब पेशेंट्स के अंदर होता है तो क्या होता है, किडनी EPO प्रोडक्शन करता है जो हेल्प करता है RBC मैच्योरेशन के अंदर, तो इस तरीके से फिर RBCs का नंबर बढ़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर ड्राई वेट? ड्राई वेट की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शन ए सेज पोस्ट डायलिसिस वेट एट विच all or most excess fluid have been removed, weight gained between treatments, pre-dialysis weight, amount of weight to be removed during the treatment। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बंदे कंफ्यूज होंगे। आप गैस करिए अपना आंसर, एक पेज पे लिखिए और फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो आंसर है पोस्ट डायलिसिस वेट एट विच ऑल और मोस्ट एक्सेस फ्लूइड हैज़ बिन रिमूव्ड। डायलिसिस के बाद का जो वेट, जब आपका सारा एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो बॉडी के अंदर हुआ था वो रिमूव कर दिया गया है, तो वो आपका ड्राई वेट कंसिडर किया जाता है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इट सेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इनमें से कौन से ऑप्शन हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के हैं? तो ऑप्शन ए इज CAPD, नॉक्चर्नल एंड शॉर्ट डायलिसिस, शॉर्ट डेली डायलिसिस हो गए यहाँ पे। B option says CCPD and transplantation. C option says in center, nocturnal and short daily dialysis. D option says short daily and CAPD। तो इसका आंसर बहुत इजी है। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की तो ये सारे ऑप्शंस तो तीनों A, B और D के अंदर CAPD है, ये पेरिटोनियल के हैं ऑप्शंस, तो आंसर विल बी सिंपली C। In center, nocturnal and short dialysis are types of hemodialysis modalities। Moving on to question number 10, what does question number 10 says is Mrs. Manju, जो कि 72 years old widow हैं, वो कहती हैं asked to have her treatment shortened by 20 minutes। वो चाहती हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो 20 मिनट से घटा दिया जाए टुडे, so she can get home and watch her favorite TV serial। आप उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन रहेगी आपके पेशेंट की तरफ? तो ऑप्शन ए सेज दिस विल बी ओके बिकॉज अ फ्यू मिनट्स हेयर एंड देयर डोंट मेक एनी डिफरेंस। ऑप्शन बी सेज सेंट्रल पॉलिसी डज नॉट परमिट पेशेंट्स टू डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट अर्ली। ऑप्शन सी सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रिस्क्राइब टाइम एवरी डायलिसिस ट्रीटमेंट टू अवॉइड मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन डी सेज शी कैन लीव बट शी मस्ट साइन अ रिलीज। तो अगर आप उनको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आपको अपने पेशेंट को अवगत करवाना पड़ेगा कि क्या क्या मतलब मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उनको फेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रिस्क्राइब टाइम, वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा एवरी डायलिसिस ट्रीटमेंट में, और इस ऐसा करने से आप कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करेंगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज इट सेज which of the following medical problem may occur due to chronic kidney disease, choose all that apply। कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स अकर होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण? जितने भी ऑप्शन सही हैं उनको टिक करें। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एनीमिया, इंडाइजेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम, डी पेरिकार्डिटिस। अपने ऑप्शंस को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर्स। तो इसका सही ऑप्शन होंगे अनीमिया, CKD के कारण हमें अनीमिया देखना पड़ेगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करेंगे और पेरिकार्डाइटिस भी फेस करेंगे क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन टू अराउंड द हार्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं एक्सप्लेनेबल जो CKD के कारण होते हैं पेशेंट्स के अंदर।
Moving on to question number 12, what does it says? A solution is a mixture of what? अब हम डायलिसिट की बात करते हैं तो डायलिसिट इज आल्सो अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ क्या होता है? सॉल्यूशन किस चीज़ का मिक्सचर होता है? फ्लूइड एंड वाटर एंड ब्लड. बी ऑप्शन इज डायलिसिट. सी ऑप्शन इज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट. डी ऑप्शन इज अ वाटर एंड सोडियम. तो सॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ फिल्टर दैट डज व्हाट. क्या करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? तो ऑप्शन ए इज अलाउ ओनली सर्टन साइज पार्टिकल टू क्रॉस. ऑप्शन बी सेज प्रिवेंट्स फंगल कंटेमिनेशंस. ऑप्शन सी सेज कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल्स. ऑप्शन डी इज बायोकम्पैटिबल, नॉन टॉक्सिक एंड हाइपोएलर्जेनिक. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या किस चीज़ को फिल्टर करती है? तो इसका आंसर बहुत ही बेसिक है. ओनली सर्टन साइज पार्टिकल्स जिनको अलाउ करती है क्रॉस का. इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता कि फंगल्स को अपना कंटेमिनेशंस को प्रिवेंट कर देगी. वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो उनके बेसिस पे वो उनको सेपरेट करती है. अलाउज ओनली सर्टन साइज पार्टिकल्स टू क्रॉस. ये आपकी मेम्ब्रेन है. सर्टन पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो ही क्रॉस कर पाएंगे बस. क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन पर कहाँ से कहाँ? बाय फिल्ट्रेशन थ्रू अ बायोकम्पैटिबल मेम्ब्रेन. ऑप्शन बी सेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. ऑप्शन सी सेज इनटू अ वैक्यूम क्रिएटेड व्हेन फ्लूइड्स आर फोर्स्ड थ्रू अ मेम्ब्रेन. ऑप्शन डी सेज इनटू अ स्पेस मेड बाय सॉल्यूशंस मूविंग इन काउंटर करंट फ्लो. इसमें से अपना सही आंसर को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर. एंड द आंसर इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन की डेफिनेशन यही होती है कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ SPM until the equilibrium is achieved. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 जो इस सीरीज पार्ट 1 सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी खासी है इसकी. तो इसको दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा. नेगेटिव प्रेशर इज अ प्रेशर क्रिएटेड व्हेन. ऑप्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन एग्जिस्ट इन अ क्लोज स्पेस. ऑप्शन बी फ्लूइड सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन फ्लो इन द सेम डायरेक्शन. ऑप्शन सी larger molecules drag smaller molecules across a membrane. Option D fluid is pulled through a restriction. किस मतलब इनमें से कौन से केस के अंदर नेगेटिव प्रेशर बन सकता है इन चारों केसेस के अंदर? तो आपके आंसर जो आपको लगता है उसको टिक करें एंड वी विल सी द आंसर. एंड द आंसर इज ऑप्शन डी फ्लूइड इज पुल थ्रू रिस्ट्रिक्शन. जब भी फ्लूइड को हम रिस्ट्रिक्शन के थ्रू कभी भी पुल आउट करेंगे, आपने डायलाइजर के अंदर भी देखा होगा, डायलाइजर से जब ब्लड ट्यूबिंग से वो हॉलो फाइबर के अंदर जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो फाइबर्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण ये प्रेशर ड्रॉप भी देख सकते हैं आप. ये नेगेटिव प्रेशर ड्रॉप इसीलिए है क्योंकि जब ब्लड डायलाइजर के हॉलो फाइबर्स में जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन आएगी और प्रेशर ड्रॉप करेगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा. तो ये प्रेशर ड्रॉप है. तो बस वही हम देख रहे थे. नेगेटिव प्रेशर इज प्रेशर क्रिएटेड व्हेन फ्लूइड इज पुल्ड थ्रू अ रिस्ट्रिक्शन. तो ये हमारा सीरीज़ का पार्ट 1 था. होप यू एंजॉयड. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.